Hello everyone, welcome to Nazila. Today we are discussing the figures of speech of our fifth poem, Roadside Stand, written by Robert Frost. इस poem का explanation already हमने कर लिया है, चैनल पर अवेलेबल है। प्लस इससे पहले हमने सारी पोएम्स जो है उनके फिगर ऑफ स्पीच डिस्कस कर लिए हैं। वन बाय वन उनके लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और यू कैन फाइंड इट फ्रॉम द प्लेलिस्ट इटसेल्फ। सो ये हमारी लास्ट पोएम है। इसके बाद होपफुली यू विल बी एबल टू सॉल्व द फिगर्स ऑफ स्पीच व्हिच विल कम इन द एग्जामिनेशन। स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। द लिटिल ओल्ड हाउस वाज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड। सो इस पोएम में एक फिगर ऑफ स्पीच है एलिट्रेशन, वो तो तुम्हें हर जगह दिखाई देगी ही। इवन इफ आई डोंट मेंशन इट, इफ यू फाइंड एलिट्रेशन यू कैन राइट दिस डाउन। इसमें हम दो फिगर ऑफ स्पीच देखेंगे। फर्स्ट इज एंटीथेसिस। टू ऑपोजिट वर्ड्स ओल्ड एंड न्यू यूज किए गए हैं सेंटेंस में टू शो ऑपोजिट थॉट्स, टू डिस्क्राइब ऑपोजिट थॉट्स, दैट इज व्हाई एंटीथेसिस। दूसरा है रिपीटेशन, विच इज नॉट वेरी हार्ड टू फाइंड। डायरेक्टली हमें पता चल जाता है यहाँ पे लिटिल लिटिल दो बार रिपीट हुआ है तो वर्ड रिपीटेड, दैट इज व्हाई रिपीटेशन। सेकेंड, इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पेड। सो इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है पर्सोनिफिकेशन। एज यू कैन सी व्हाट इज द रीजन ऑफ पर्सोनिफिकेशन। ट्रैफिक है उसको स्पीड में जाने की क्वालिटी दी गई है, तो इट इज काइंड ऑफ अ ह्यूमन क्वालिटी। और ट्रैफिक जो है वो एक इनएनिमेटेड चीज है, एक नॉन ह्यूमन चीज है। रोडसाइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड। तो पहला तो एलिट्रेशन है। यू कैन सी पी पी रिपीटेड, फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ द वर्ड, फर्स्ट कॉन्सोनेंट ऑफ द वर्ड रिपीट किया जाता है, तो एलिट्रेशन। दूसरा फिगर ऑफ स्पीच इसमें है पर्सोनिफिकेशन। क्यों पर्सोनिफिकेशन है? क्योंकि एक रोड साइड स्टैंड है, वो एक नॉन ह्यूमन चीज है, उसे एक ह्यूमन क्वालिटी दी गई है प्लीड करने की, यानी कि बैक करने की, दैट इज वाई पर्सोनिफिकेशन। फोर्थ वन, इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड। सो यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच बहुत क्लियरली पता चल रहा है, दैट इज लीटोट्स। लीटोट्स इज व्हेन यू यूज अ नेगेटिव वर्ड इन अ सेंटेंस, जहाँ पर भी नॉट या नो दिखाई दे और वो किसी पॉजिटिव चीज को सपोर्ट कर रहा हो तो वो लीटोट्स है। विदाउट thinking you can write little. Fifth one, but for some of the money the cash whose flow support. So यहाँ पे figure of speech है tautology. इसका मतलब होता है that दो word जिसकी same meaning होती है वो use किए जाते हैं sentence में। तो यहाँ पे दो word है the money and the cash, दोनों का meaning same ही है। money और cash का मतलब एक ही होता है, फिर भी उसे दो बार लिखा गया है इस sentence में, that is why it is tautology. Sixth one, the flower of the cities from sinking and withering fade. इसमें तो फिगर ऑफ स्पीच इंटरनल राइम है। इंटरनल राइम इसलिए क्योंकि एक ही लाइन में दो वर्ड्स है जो राइम हो रहे हैं, ओके एक ही लाइन में है ये दोनों, इसीलिए इसे इंटरनल राइम कहा जाता है। दूसरा फिगर ऑफ स्पीच इसी में मिल जाएगा, वो है एलिट्रेशन। यू कैन सी एफ वर्ड इज रिपीटेड 3 times हियर, फ्लावर फ्रॉम फेंट। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज टॉटोलॉजी। अगेन यहाँ पे दो वर्ड्स हैविंग सेम मीनिंग यूज किए गए हैं, विथरिंग और फेंट। विथर का एक मतलब फेड हो जाना भी होता है, एंड फेंट तो यू नो फेंट भी फेड हो जाने को कहते हैं, इट इज वेरी फेंट, इट इज नॉट क्लियर, दैट इज व्हाई टॉटोलॉजी। हियर यू विल आल्सो सी पर्सोनिफिकेशन, एन इनएनिमेटेड यानी नॉन ह्यूमन चीज को एक ह्यूमन क्वालिटी दी गई है यहाँ पे। अब तक सारी फिगर ऑफ स्पीच अगर समझ में आ रही है तो स्टे फोकस्ड, वी हैव टू डू अ लॉट मोर इन दिस पोएम। अभी शुरू हुआ है पोएम, बिकॉज दिस पोएम इज क्वाइट लॉन्ग, सो इसलिए फिगर ऑफ स्पीच भी कुछ ज्यादा है लेकिन हार्ड नहीं है बिल्कुल भी। अब तक का एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। द पॉलिश ट्रैफिक पास्ड विद अ माइंड अहेड, और इफ एवर अ साइड मोमेंट देन आउट ऑफ सॉर्ट्स। अगर इस लाइन का मीनिंग देखना है तो यू कैन सी इट इन द एक्सप्लेनेशन वीडियो। राइट नाउ मैं फिगर ऑफ स्पीच पर कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ। पहला फिगर ऑफ स्पीच है ट्रांसफर्ड एपिथेट। सिटी पीपल जो होते हैं वो पॉलिश्ड होते हैं, उन्हें पॉलिश्ड कहा जाता है। सो यहाँ पे एक एक्ट जो है वो ट्रांसफर किया गया है, फ्रॉम पॉलिश्ड पीपल टू पॉलिश्ड ट्रैफिक कहा गया है यहाँ पे। बिकॉज ऑफ द ट्रांसफर इट इज कॉल्ड एज ट्रांसफर्ड एपिथेट। आई होप यू अंडरस्टूड इट, इट इज नॉट वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन। अगेन यहाँ पे यही सेम वर्ड है, पॉलिश्ड ट्रैफिक। ट्रैफिक जो है वो एक नॉन ह्यूमन थिंग है, तो इस नॉन ह्यूमन थिंग को एक ह्यूमन क्वालिटी दी गई है, टू बी पॉलिश्ड, बहुत पॉलिश्ड और पॉश होने की क्वालिटी दी गई है, तो दैट इज व्हाई इट इज पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट इज वेरी इजी एलिट्रेशन, उसे एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है। यू कैन सी पी पी इज रिपीटेड, पॉलिश्ड पास्ट, फिर एम है वो भी रिपीट हो रहा है, सो एलिट्रेशन। यू विल आल्सो फाइंड मेटोनमी हियर। पॉलिश ट्रैफिक का मतलब होता है सिटी पीपल, सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग सिटी पीपल डायरेक्टली वहाँ पे एक चेंज ऑफ नेम कर दिया गया और यहाँ पे पॉलिश ट्रैफिक लिख दिया है।
so metonymy. 8th one, at having the landscape married with the artless paint. वापस यहाँ पे कुछ ट्रांसफर हो रहा है. See artless paint, जो पर्सन जिसने पेंट किया है वो आर्टलेस है. So the act of being artless, वो पर्सन से पेंट को ट्रांसफर कर दिया गया है. That is why it is transferred epithet. So ये वैसे भी बहुत डिफिकल्ट होता है आइडेंटिफाई करना, तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है. 10th one, of signs that with n turned wrong and s turned wrong. एक ही है यहाँ पे repetition, that is turned wrong 2 बार रिपीट हो रहा है, तो कोई भी वर्ड या फ्रेज रिपीट हो तो repetition. Next one, offered to sell wild berries in wooden squat or crooked neck golden squash with silver warts. So it's very long sentence. उसमें 2 फिगर ऑफ स्पीच है, बहुत ही इजी है दोनों. फर्स्ट इज एलिट्रेशन, क्योंकि यहाँ पे W रिपीट हो रहा है, लाइक यू कैन सी. दूसरा फिगर ऑफ स्पीच है इंटरनल राइम, बिकॉज सेम सेंटेंस में 2 वर्ड्स हैं जो राइम कर रहे हैं, दैट इज स्क्वाट एंड वॉट्स, सो इट्स इंटरनल राइम्स. नेक्स्ट, और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन. ब्यूटी एक नॉन ह्यूमन चीज है जिसे एक ह्यूमन क्वालिटी दी गई है ऑफ रेस्टिंग. रेस्ट कौन करता है? ह्यूमन रेस्ट करता है. फिर भी यहाँ पे ब्यूटी को बोला गया, दैट इज पर्सोनिफिकेशन. यू हैव द मनी बट इफ यू वांट टू बी मीन यू कीप योर मनी दिस क्रॉसली एंड गो अलोंग. बहुत इजी है, दैट इज alliteration and repetition. Alliteration because m is being repeated and repetition because you can see money 2 बार repeat हो रहा है, words repeated. 13th one, the hurt to the scenery wouldn't be my complaint so much as the trusting sorrow of what is unsaid. यहाँ पे पहला फिगर ऑफ स्पीच जो है वो ऑक्सीमोरॉन है. ऑक्सीमोरॉन का मतलब होता है 2 ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं जिन्हें एक साथ यूज किया जाता है सिर्फ एक ही थॉट बताने के लिए. यहाँ पे 2 ऑपोजिट वर्ड्स कौन से हैं? ट्रस्टिंग एंड सॉरो. यहाँ पे वो लोग ट्रस्ट कर रहे हैं दैट पीपल विल कम एंड बाय समथिंग फ्रॉम द स्टॉल, लेकिन फिर भी वो सॉरो में ही जा रहा है. दे आर जस्ट फेसिंग सॉरो, दे आर जस्ट फेसिंग सैडनेस. तो एक तरह से 2 अलग वर्ड्स को यूज किया गया एज वन टू क्रिएट वन सिंगल थॉट. सो ऑक्सीमोरॉन यहाँ पे है. नेक्स्ट इज alliteration because m is repeated, also s is repeated in the sentence. दूसरा है personification. You can see here at the same place trusting sorrow जो है, sorrow एक नॉन ह्यूमन चीज है, उससे एक ह्यूमन क्वालिटी दी गई है ऑफ ट्रस्टिंग, so that is why personification. So same word में 2 figure of speech आ जाते हैं. We'll find litotes here, the use of negative word. 14th one, here far from the city we make our roadside stand. The figure of speech in this is alliteration, not very hard to identify. F repeat हो रहा है alphabet, first alphabet of the word repeated, so alliteration. 15th one, and ask for some city money to feel in hand to try if it not make our being expand. तो इसमें तो बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच है. हम स्टार्ट करते हैं पहले से, दैट इज ट्रांसफर्ड एपिथेट. ट्रांसफर क्या किया गया है आई विल एक्सप्लेन. यहाँ पे जो सिटी मनी है, तो मनी सिटी में नहीं रहता है, सिटी में लोग रहते हैं जिनके पास मनी है. सो द एक्ट ऑफ लिविंग इन अ सिटी हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पीपल टू द मनी, तो उसे सिटी मनी कहा गया है, दैट इज व्हाई इट इज ट्रांसफर्ड एपिथेट. द नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच हियर इज सिनेक्टिकी बिकॉज a part is used to represent a whole thing. तो यहाँ पे a hand is used to represent a whole person, not only the hand but the person wanted. जब भी पोएम में कोई बॉडी का पार्ट मेंशन किया होता है तो वो उस इंसान को ही रिप्रेजेंट करता है. तो मैं in many cases you will see synecdoche अप्लाई होता ही है. Next is alliteration because very clearly you can see the sound of the consonant S is repeated. S और C अलग हैं लेकिन उन दोनों के साउंड जो है वो रिपीट हो रहे हैं सिमिलरली. सम सिटी, सो स इज द कोर थिंग दैट इज रिपीटेड एंड दैट इज व्हाई एलिट्रेशन कह सकते हैं यहाँ पे हम. नेक्स्ट इज हाइपरबोल. अगेन ये सिटी मनी है, उसी को कॉन्सेंट्रेट करते हैं. दैट इज एक ओवर स्टेटमेंट है कि शहर का पैसा लाइक बढ़ा चढ़ा के बोला गया है, दैट इज व्हाई हाइपरबोल. नेक्स्ट इज लिटोट्स. You will see here यहाँ पे एक नेगेटिव वर्ड भी है, उसे भी हम मिस नहीं करेंगे. It will not make our being expand, used to convey a positive thought, इसीलिए एक नेगेटिव वर्ड यूज किया है. So litotes. 16th one, and give us the life of the moving pictures, promise that the party in power is said to be keeping from us. So the first figure of speech in this is metonymy. यहाँ पे जब चेंज ऑफ नेम होता है तब हम इसे मेटोनमी कंसिडर करते हैं. यू विल सी ये मूविंग पिक्चर्स किसको कहा गया है? फिल्म को कहा गया है. तो डायरेक्टली फिल्म कहने के बजाय फिल्म या मूवीज का नाम चेंज करके मूविंग पिक्चर कह दिया है उसे. सो दैट इज व्हाई मेटोनमी. सेकंड फिगर ऑफ स्पीच हियर इज alliteration. वेरी
वापस मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, बट P is repeated, okay, that is alliteration. Next is antithesis. Why? Because यहाँ पे दो opposite thought convey किए गए हैं, जैसे moving picture promise and then party keeping away, यानी promise किया गया है लेकिन still keeping it away, यानी कि promise को maintain नहीं किया गया है. बहुत clearly दो opposite thought convey किए गए हैं, that is why it is antithesis. 17th one, it is in the news that all these pitiful kin are to be brought out and mercifully gathered in to live in villages next to the theatre and the store. अब पहला फिगर ऑफ स्पीच मेटोनमी है, बिकॉज पिटीफुल किन यहाँ पे किसको कहा गया है? पुअर पीपल जिन्होंने रोड साइड स्टैंड लगाया है उन्हें पिटीफुल किन कहा गया है. सो डायरेक्ट पुअर पीपल कहने की जगह पे यहाँ पे चेंज ऑफ नेम कर दिया गया, दैट इज व्हाई इट इज मेटोनमी. नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज एलिट्रेशन, बिकॉज यू कैन सी बी इज रिपीटेड. यू विल ऑल्सो सी आयरनी हियर. मर्सीफुल का मतलब होता है व्हेन समवन डज समथिंग वेरी ग्रेटफुल, लेकिन यहाँ पे मर्सीफुल एक टॉन्ट की तरह यूज किया गया है कि वो लोग कोई मर्सीफुल काम नहीं कर रहे हैं, समथिंग विच इज नॉट गुड. सो आयरनी. 18th one, where they won't have to think for themselves anymore. पहला figure of speech is alliteration because the sound of the consonant W is repeated and TH is also repeated here, you can see. और दूसरा figure of speech litotsam, उसमें यहाँ पे won't लिखा गया है, not is being used to convey a positive meaning. So ये तो बहुत easy था. 19th one, while greedy good doers beneficent beasts of prey swam over their lives enforcing benefits. So पहला फिगर ऑफ स्पीच इसमें एलिट्रेशन है, बिकॉज यू विल सी G इज रिपीटेड ग्रीडी और गुड में, फिर बेनिफिशिएंट बीस्ट बी भी रिपीट हो रहा है. नेक्स्ट इज ऑक्सीमोरॉन. अब यहाँ पे ऑक्सीमोरॉन कैसे है? ग्रीडी गुड डूअर्स और बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रेज. सो दो ऑपोजिट वर्ड यूज किए गए हैं वन टू डिस्क्राइब वन सिंगल थॉट. ग्रीडी और गुड डूअर्स दो ऑपोजिट है वर्ड, उनको मिक्स कर दिया गया है टू describe a new word. Okay, इसी तरह से beneficent beast of prey भी उसी तरह से apply हो रहा है, that is why it is oxymoron. The next figure of speech in this is metaphor. यहाँ पे ये सेम चीज है, सेम वर्ड्स है, greedy good doers और beneficent beast of prey, इसी में metaphor यूज हो रहा है. कैसे? इस पोएम में पहली बार आया है metaphor. यहाँ पे एक indirect comparison किया हुआ है, यही सेम वर्ड्स हैं, greedy good doers. हम नॉर्मली ऐसा कहते हैं कि he is like a greedy good doer और he is like a beast, लेकिन अगर हम लाइक और एज वर्ड यूज करते हैं तो वो सिमिलर हो जाता है. लेकिन यहाँ पे लाइक और एज वर्ड यूज नहीं किया गया है, इनडायरेक्टली कंपेयर किया गया है, इनडायरेक्टली बीस्ट बोला गया है, इनडायरेक्टली ग्रीडी गुड डूअर कहा गया है लोगों को. दैट इज व्हाई मेटाफर. वीडियो था जिसमें मैंने मेटाफर का डेफिनेशन एक्सप्लेन किया है. यू विल गेट द लिंक ऑफ दैट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ही इज अ लायन इन द बैटलफील्ड. ही को लायन के साथ कंपेयर किया गया. इसी तरह से वो चीज यहाँ पर भी अप्लाई होती है, कंपैरिजन हो रहा है. 20th, they are calculated to soothe them out of their wits and by teaching them how to sleep they sleep all day. यहाँ पर alliteration है. Now you will be able to identify alliteration very easily. You can find alliteration everywhere in the poem. हर पोएम में है, हर लाइन में कहीं ना कहीं मिल जाएगा. और दूसरा है repetition because sleep repeat हो रहा है and you will see them जो है वो भी दो बार रिपीट हो चुका है सेंटेंस में. Again you will see irony in the sentence. ऑपोजिट स्टेटमेंट देकर एक टॉन्ट मारा गया है. सो रिपीटेशन. 21, destroy their sleeping at night the ancient way. सो इस सेंटेंस में फिगर ऑफ स्पीच इज एनोस्ट्रॉफ, या जिसे इन्वर्जन भी कहते हैं एनोस्ट्रॉफ को, जिसका मतलब होता है सेंटेंस का जो अरेंजमेंट है उसको रीअरेंज कर दिया जाता है. यहाँ पे सही अरेंजमेंट क्या होगा? यहाँ पे डिस्ट्रॉय दिया स्लीपिंग की जगह पे दिया स्लीपिंग डिस्ट्रॉय, दैट इज द राइट फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस. पे सेंटेंस को एक दूसरे के साथ रीअरेंज कर दिया गया है ताकि पोएटिक इफेक्ट क्रिएट किया जा सके. दैट इज व्हाई एनोस्ट्रॉफ या इन्वर्जन. दिस इज ऑल्सो न्यू वन इन दिस पोएम, बट फिर भी ये नया नहीं है, ये और भी पोएम्स में आ चुका है. 22nd, sometimes I feel myself I can hardly bear the thought of so much childish longing in vain. Again you will see a comparison here, that is why it is metaphor. Comparison किया है, जो poor people है उनकी जो इच्छाएं हैं उनको एक childish longing यानी कंपेयर किया गया है. It's all in vain, जो सक्सेस नहीं मिल रहा है. So that is what is metaphor here. दो चीजों को कंपेयर किया गया without using the words of comparison. Next 23, oh the sadness that lurks near the open window there. So पहला फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर है पर्सोनिफिकेशन. सैडनेस एक नॉन ह्यूमन चीज को एक ह्यूमन क्वालिटी दी गई ऑफ लर्किंग, मतलब वेट करना, यानी सैडनेस जो है वो वेट कर रही है. दैट इज व्हाई पर्सोनिफिकेशन. नेक्स्ट इज मेटोनमी. मेटोनमी मीन्स देयर इज अ चेंज ऑफ नेम. यहाँ पर भी एक चेंज ऑफ नेम है.
द सैडनेस वेट कर रही है एट द ओपन विंडो। तो ओपन विंडो पर कौन वेट कर रहा है? पुअर पीपल हु आर सैड, वो ओपन विंडो के सामने खड़े हैं और वो लोग सैड हैं। इंस्टेड ऑफ एड्रेसिंग द पीपल, यहाँ पे सीधा द सैडनेस कहा गया है, एक चेंज ऑफ नेम कर दिया है, दैट इज व्हाट इज मेटोनिमी. And the third one is alliteration. You will see th being repeated. Question number 24. That waits all day in almost open prayer for the squeak of brakes, the sound of a stopping car. So the figure of speech in this is onomatopoeia. Onomatopoeia कब use होता है? जब किसी भी साउंड के बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया हो किसी सेंटेंस में. तो स्क्विल ऑफ ब्रेक ये साउंड रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज व्हाट इज onomatopoeia. 25. Of all the 1,000 selfish cars that pass, just one to inquire what the farmer's price are. So यहाँ पे फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच अब तक तो आइडेंटिफाई करना सीख गए होगे. पर्सोनिफिकेशन है. नॉन ह्यूमन थिंग कार, इसे ह्यूमन क्वालिटी दी गई है ऑफ बीइंग सेल्फिश, दैट इज व्हाई पर्सोनिफिकेशन. और यहाँ पे एक और फिगर ऑफ स्पीच है, दैट इज हाइपरबोल, बिकॉज यहाँ पे कहा गया थाउजेंड्स ऑफ कार आर पासिंग बाय, यानी कि बहुत बड़ा ओवर स्टेटमेंट दिया गया. देखो तो हजारों कार पास हो रही है यहाँ से, दैट इज व्हाई इट इज हाइपरबोल. Next is transferred epithet because the same word selfish car, selfish कौन है? Humans are selfish, लेकिन यहाँ पे वो human quality को ट्रांसफर कर दिया गया है towards car. So यहाँ पे दोनों अप्लाई हो जाता है, personification भी और transferred epithet भी, इसलिए हम यहाँ पे दोनों मेंशन हो रहा है. 26. अब बहुत ज्यादा फिगर ऑफ स्पीच बाकी नहीं है, थोड़ी सी है, अब हम फटाफट फिनिश कर लेते हैं. And one did stop but not to plow up grass in using the yard to back and turn around. कभी कभी कार के टर्न होने से ग्रास होती है जमीन पे, अगर तो वो ग्रास जो है वो थोड़ी सी टूट जाती है या जड़ से निकल जाती है, तो उस एक्टिविटी को यहाँ पे चेंज ऑफ नेम दे दिया गया है, दैट इज प्लाउ अप ग्रास. सो इसीलिए मेटोनमी. यू कैन सी एंटीथेसिस आल्सो हियर. बैक एंड टर्न अराउंड आर टू ऑपोजिट वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड इन द सेम सेंटेंस. सो इफ जस्ट इन केस सम क्वेश्चन कम्स लाइक दिस, you can attempt it. Next one, 27. And another to ask the way to where it was bound. Okay, so the figure of speech in this is very simple, alliteration. You will see W being repeated. Next, 28. And another to ask, could they sell it a gallon of gas? Again alliteration because G is repeated in दोनों में same है. And the next one, they couldn't this crossly, they had none, didn't it see? Question mark है. The first figure of speech you can find here is alliteration, जिसमें C repeat हो रहा है. Next figure of speech here you get is interrogation because of the question mark. You will see ये interrogative sentence है. Here you will see rhetoric also because यहाँ पर एक question पूछा गया है, लेकिन it's not asked as a form of question जिसमें आंसर मिले, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है rhetoric और interrogation. I hope you understood this one. You will find litotes here, the use of negative word. 30th one. No, in country money, the country scale of gain, the requisite lift of spirit has never been found. So the first figure of speech very clearly no से start हो रहा है. You will also see never in the sentence. So litotes है, use of negative word to support something positive. The next figure of speech very easily you can identify that is repetition because the word country is being repeated. You will see in country money, the country scale of gain. So दो बार repeat हो चुका है, so repetition. Next is tautology because यहाँ पे money और scale of gain, two words having similar meaning are used in the same sentence, unnecessary use किया जाता है. तो यहाँ पे देखो in country money, scale of gain, ये money और gain जो है वो एक ही चीज describe कर रहे हैं and still they are used here just to create a poetic effect, so that's why tautology. 31. Or so the voice of the country seems to complain. The first figure of speech is personification because you will see here एक non-human चीज़ है, उसे एक human quality दी गई है of complaining, so that is why personification. Metonymy. Next figure of speech is metonymy because वापस यहाँ पे एक change of name है. The people are the voice of the country. So instead of mentioning the people यहाँ पे लिख दिया गया है the voice of the country. Okay, change of name. Next is alliteration. Obvious, C is being repeated, so the sound of consonant is repeated, so alliteration. 32. Can't help owning the great relief it would be to put these people at one stroke out of their pain. So पहला figure of speech is alliteration because P is repeated. If you see anything being repeated, डायरेक्टली alliteration लिख सकते हैं हम एग्जाम में. नेक्स्ट इज लीटोड. इसमें भी ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. आई कांट लिखा हुआ, यू कैन सी द वर्ड नॉट बीइंग यूज्ड हियर टू सपोर्ट समथिंग पॉजिटिव, दैट इज व्हाई यू कैन
say the figure of speech here is legals. You can also see here hyperbole because एक ही stroke में उनके pain को दूर करना चाहता है poet. So it's overstatement, that is why it's hyperbole. Number 33. And then next day as I come back into the scene, I wonder how I should like you to come to me and offer to put me gently out of my pain. ये लास्ट लाइन है पोएम की और इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच है वो भी बहुत कॉमन है. पहला है alliteration because P is been repeated and the next one is repetition because I is repeated in the sentence and me is also repeated. If you like the explanation, make sure that you give a like to the video and yes, do not forget to subscribe the channel. अगर नहीं भी आ रहा हो समझ में तो हमें ऑप्शंस हमेशा दिए होते हैं क्वेश्चन में. सो ऑप्शन में से जो सही फिगर ऑफ स्पीच लग रहा है कि अप्लाई हो रहा है उससे ज़रूर लिख के आओ विदाउट फेल. फिगर सोल्यूशन बी मैंने प्रेजेंट किए हैं. अगर इसके अलावा भी कोई फिगर ऑफ स्पीच एग्जाम में आती है तो यू नो द डेफिनेशन, विद दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व इट. इफ यू फाइंड एनी अदर फिगर ऑफ स्पीच इन द सेंटेंस यू कैन डेफिनेटली कमेंट डाउन बिलो. And if you have any queries regarding the syllabus, you can also ask. Regarding English, you can ask. And I'll see you in the next explanation. Goodbye.